देखिए, पेनक्रियाज इज डिस्कवर्ड बाय लैंगरहेंस। लैंगरहेंस, हाँ, डिस्कवर, लैंगरहेंस। लैंगरहेंस का डिस्कवर किसने किया था, माने अग्नाशय का खोज जो किया था वो लैंगरहेंस नामक जीव वैज्ञानिक ने किया था। पहले पता नहीं था। पहली बार कोई ना कोई खोज किया होगा कि नहीं, शरीर के अंदर है ना, तो खोज किया होगा कि नहीं, तो लैंगरहेंस किया था। इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के सम्मान में लैंगरहेंस इसलैंड पाए जाते हैं। छोटी छोटी द्वीपकाएं पाई जाती है, टापू के जैसा होता है। इन्हीं के सम्मान में नामकरण हुआ है। इसलिए कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, द लैंगरहेंस इसलैंड इज फाउंड इन बीच पार्ट ऑफ द ग्लैंड्स। क्या उत्तर जाएगा? किया। और ये कौन थे? एक प्रकार के बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसका, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नामकरण किया गया है कि नहीं? अब लिखिए, पेनक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड, या पेनक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी, इन आवर ह्यूमन। अब लिखिए, नीचे प्रश्नवाचक जिन दे के लिखिएगा, व्हाई इज कॉल्ड मिक्स मिक्स ग्लैंड, या मिश्रित ग्रंथि क्यों कहलाती है? अब आप सोच कर बताइए, यह मिक्स ग्लैंड क्यों कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? तीन एंजाइम के सेक्रेशन हो जाने से मिक्स ग्लैंड कहेंगे। हाँ, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड, इसलिए मिक्स ग्लैंड का। इट मीन्स क्या, माने इसमें गुण इंडोक्राइन का भी है और एक्सोक्राइन है, तो कुछ ना कुछ तो सेक्रेशन करता होगा ना, तो क्या सेक्रेशन करता? अरे भाई, तीन, तीन करे चाहे चार करे, कहलाएगा तो एंजाइम ही ना, तो वो उसके आधार पर हम मिक्स ग्लैंड कह देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए कि नहीं मालूम है, बताऊंगा। ये पहला जो तुमने बोला था ना, वो बहुत सही बोले थे, क्योंकि यह क्या है, इंडोक्राइन भी है, इंडोक्राइन का भी गुण रखता है, इंडोक्राइन का भी गुण रखता है, और क्या करता है, एक्सोक्राइन का भी गुण रखता है। भाई, इंडोक्राइन का क्यों गुण रखता है, और एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का दोनों का गुण रखेगा, तब क्या हो जाएगा, मिक्स ग्लैंड होगा। नहीं नहीं, वो बताऊंगा, वो ग्लैंड में बताऊंगा, इसलिए चैप्टर में बताया हूं कि ग्लैंड में पढ़ाऊंगा विस्तृत रूप से, यहां जान लो। इंडोक्राइन, ये ध्यान से सुनना, ये ग्लैंड्स में और भी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन करने से आपका काम नहीं चलेगा, ये लेमैन का काम है। अगर मैं भी यही पढ़ा दूं जो जितना तुम जान रहे हो, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, और यहां से सवाल नहीं आएगा। सवाल जो होता है, इंडोक्राइन हमेशा किसका सेक्रेशन करेगा, ये हार्मोन का करेगा। इंडोक्राइन किसका करेगा हमेशा, हार्मोन का सेक्रेशन। अंतःस्रावी ग्रंथि हमेशा किसका सेक्रेशन करता है, हार्मोन का। और जब एक्सोक्राइन होगा, वह दो प्रकार का सेक्रेशन कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही साथ करेगा, दोनों एक ही साथ करेगा, या तो क्या करेगा, इंजाइम करेगा। एक सेकंड बता, नहीं, वो हाइपोथैलेमस और थैलेमस करता है, वो पढ़ाऊंगा, ग्लैंड में ही बताऊंगा। वो बता रहे हो ना, बीपीएससी में क्वेश्चन वो पूछ चुका है।
ये इंजाइम को करेगा और दूसरा कौन करेगा? इंजाइम के अलावा कौन करेगा? सेक्रेशन क्या होगा? जूस का। एक्सोक्राइन किसका सेक्रेशन करेगा? या तो इंजाइम को करेगा या किसको करेगा? जूस को। और इन बाइल जूस, जब बाइल जूस किसका इंजाइम क्यों नहीं होगा? जूस, बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है? फैट का। तो जूस भी एक प्रकार का इंजाइम के रूप में काम करेगा कि नहीं? लेकिन यह सिर्फ जूस किसके केस में आएगा? सिर्फ बाइल जूस के केस में आएगा कि बाइल जूस जो है कई बार इंजाइम का काम करेगा कि नहीं, जिसमें कल ही सुबह के क्लास में ही बताए थे। इसलिए लिखा हूं, या तो इंजाइम के रूप में काम करेगा या वह जूस के रूप में होगा। तो एक प्रकार का, तो कहोगे जूस में क्या? तो बाइल जूस अभी तो सुबह ही पर आए हैं, वो भी इंजाइम के रूप में काम कर रहा है कि नहीं? तो वह जब भी होगा किस रूप में होगा? एक्सोक्राइन के रूप में होगा। और इंडोक्राइन के रूप में हमेशा किस चीज का सेक्रेशन करेगा? हार्मोन का। ई भूल जाओ कि खाली इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन करने के बाद हम इसको मिक्स ग्लैंड कह देंगे, नहीं। मिक्स ग्लैंड तभी कहेंगे जब वह क्या क्या सेक्रेशन करता हो? हार्मोन या इंजाइम या हार्मोन, या तीनों में से, या नहीं, तीनों में से तीनों का जब सेक्रेशन कर दे तब हम क्या कहेंगे? मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड। और एकमात्र मिक्स ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी में। एकमात्र मिश्रित मिक्स ग्लैंड कौन सा है बॉडी में? कौन है? पेनक्रियाज। इसके अलावा कोई नहीं है। तो हम प्रूफ कराएंगे ना, हम प्रूफ करा देंगे कि उससे हार्मोन का भी सेक्रेशन हो रहा है और उससे इंजाइम का भी सेक्रेशन हो रहा है, तो हम कह देंगे कि मिक्स ग्लैंड है। तो ये प्रूफ करना पड़ेगा ना। LHS बराबर, देखिए बॉडी टेम्परेचर के लिए कोई एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ब्लड टेम्परेचर, हाँ, बॉडी टेम्परेचर के रूप में दो करता है। ब्लड टेम्परेचर में वो कराएगा, लेकिन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है दो। एक होता है इंटरनल के लिए और एक होता है एक्सटर्नल के लिए। जो इंटरनल होता है उसके लिए कराता है हाइपोथैलेमस, और जो एक्सटर्नल होता है उसके लिए कराता है थैलेमस। समझ में आ गया? ये बीपीएससी में सवाल पूछोगा, ग्लैंड में पढ़ाऊंगा भी। जैसे अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में बातचीत करते हैं। समझ में आ गया? यानी कि हार्मोन और जूस जहां से सेक्रेशन होगा उसको क्या कहेंगे? और मिक्स ग्लैंड एक ही प्रकार का है, वो कौन है? पेनक्रियास। दूसरा कोई मिक्स ग्लैंड? ये मुझे प्रूफ कराना पड़ेगा ना भाई, इसमें से जूस भी का भी इंजाइम का भी सेक्रेशन होता है और हार्मोन का भी। एक चीज और जान लेना, इस हार्मोन के सेक्रेशन के लिए डक्ट की, DUCT डक्ट, या डक्टलेस होगा। डक्टलेस का मतलब होता है कि इसके लिए कोई नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। हार्मोन्स के एक जगह से दूसरा जगह पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या ट्रांसफ्यूजन के लिए किसी पथ की आवश्यकता नहीं होती है, नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, वो ऐसे संचार करता है ब्लड के साथ, वो डिफ्यूज करके अपने आप संचारित होता है, उसके लिए नहीं होता है। लेकिन जब भी हमको इंजाइम या जूस का कराना पड़ेगा तो इसको किसके लिए? बिना डक्ट के माध्यम से नहीं होगा। देखते होंगे बाइल जूस का होता था, तो बाइल जूस में एक देखते थे, एक नलिका जुड़ी हुई थी, नली निकला था, डक्ट जुड़ा हुआ था। तो दूसरा अंतर ये भी होगा कि इंडोक्राइन में डक्टलेस होगा, जबकि एक्सोक्राइन में क्या करना पड़ेगा? डक्ट होगा। समझ रहे हैं? मेरी बातें पहुंच रही है? तो इस टाइप के कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। तो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो है आपका जो है पेनक्रियाज जो है
आपका मिक्स ग्लैंड है। तो इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत है? मिक्स ग्लैंड है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह हमने कर दिया। मिक्स ग्लैंड ये लिख लीजिएगा। देखिएगा, ये पेनक्रियाज में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं, कभी सुने? 4 प्रकार, लिख लीजिए। देयर आर, हाँ लिख लीजिए। ये पूरा नहीं लिखे थे क्या? लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए तो हम समझ। एक चीज और पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा। इट्स लुक लाइक ए लीफ, इट्स लुक्स लाइक लीफ, या पत्ती के जैसी संरचना होती। एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ लीजिए। अब लिखिए, पेनक्रियाज हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, तो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स में कौन होगा? ये ध्यान से देखिएगा। एक होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल, तीसरा होता है गामा सेल, गामा ऐसे लिखा है ना, हाँ गामा सेल, और एक होता है एस सेल। 4 सेल हो गए, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एस सेल। पहले तो लिखिए, तो पहले इसको अब देखिए, अल्फा सेल जो होता है 5 से लेके 20% तक जगह जो है, स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है। बीटा सेल जो है वह करता है 50 से लेकर 70 तक, और गामा सेल जो करता है 2.5 से लेकर 5% तक, और ये भी करता है 2.5 से लेकर 5% तक जगह ऑक्यूपाई करता है। तो अल्फा सेल कितना करता है? 5 से 20% तक हो सकता है। और सबसे ज्यादा कौन होगा? बीटा सेल। और ये गामा सेल कितना हो गया? जोड़ के देखिए, 5 5 5 हो गया, और इसको अगर हम लेते हैं 70 तो कितना हो गया? 75, 100 हो जाएगा। हाँ 100 पुर ही जाएगा, 100 पुर जाएगा। हाँ हाँ 70 हो गया, 70 इसको मानते हैं, 70 इसका मैक्सिमम मानेंगे तो ये कम हो जाएगा। 70 और इधर 5 75, और 75 ही पहुंच जाए ना, नहीं 80 ना हो जा रहा है ना ना, 5 5, हाँ मैक्सिमम, मैक्सिमम का मैक्सिमम के साथ जोड़ना है, तो 70 आप, और 10 कितना? 80, 80 या 20 100 हो गया, 100 पुर गया। सही है। अच्छा, इससे हाँ एक चीज और देखना, इससे क्या क्या निकलेगा। इससे अल्फा सेल से निकलता है, लिख लो, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। और बीटा सेल से लगता है, यही ये ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इंसुलिन। इंसुलिन। और इससे क्या निकलता है? सोमेटोएस्टोरिन। सोमेटोएस्टोरिन। एक्सटर्नल इंसुलिन उन लोगों को होता है जो मधुमेह का रोगी है, वो बताऊंगा। सोमेटो सोमेटोएस्टोरिन। और ये होता है, इससे ही लगता है 3, इससे निकलता है एंजाइम, बताऊंगा भी, बहुत ध्यान से सुनना। इससे ही से निकलता है
तीन प्रकार का एंजाइम, ये एस सेल से, एस सेल से कौन कौन निकलेगा? तो तीन प्रकार का एंजाइम बताए थे सुबह, याद है? क्या क्या? जो पेप्सिन, ये ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज, याद है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, इमाइलेज और लाइपेज, लिख लो ये। और एक चीज और ध्यान देना, ये जो है, ये तीनों के तीनों क्या है? ये ध्यान से एकदम याद करके रखना है, ये एकदम बिल्कुल दिमाग पर बैठा लो। ये तीनों के तीनों क्या है? ये इंजाइम है। गुड, कमाल। अब तुमको कोई, हाँ, इसीलिए इसीलिए तो इसमें दोनों चीज पाया जाता है। देखो, और ये तीनों क्या है? गड, वाह रे बेटा, अब तुम सही पकड़वाए हो। तो ये एक तरफ हार्मोन और दूसरे तरफ में इंजाइम। आगे बताया था ना कि जब हार्मोन और इंजाइम दोनों एक ही ग्लैंड से अगर करने लगे सेक्रेशन, तो क्या होगा? क्या होगा? मिक्स ग्लैंड हो गया। प्रूफ हो गया, एलएचएस बराबर एलएचएस। अब तुमको पूछेगा कि व्हाई पेनक्रियाज इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, उत्तर लिख लोगे? 20 नंबर, 20 जो जेपीएससी में आता है, चार पांच पांच लाइन का लिखने वाला, चार पांच, तो आप लिख लोगे वहां पर। ग्राफिक्स भी बता सकते हो, और पीटी में भी आएगा तो हम वहां भी करने की स्थिति में रहोगे। अच्छे, ये इंजाइम हो गया। हाँ सर। हाँ हाँ बोलिए, हाँ मैं, हाँ मैम। हार्ट का एक तो एक्सप्लेनेशन उसी दिन हम खत्म कर दिए थे पूरा। नहीं नहीं, वो समझाए, ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा, हम तो पूरा बताए थे। क्या उस समय बीच में प्रसारण रुक गया था क्या ऑनलाइन वाले को? नहीं नहीं, हाँ हाँ, बच्चों को हम बोले थे कि कल से नया चैप्टर हार्मोन पढ़ाएंगे, आएंगे प्लांट हार्मोन पढ़ाएंगे। तो बच्चा बोला कि नहीं, यहाँ तक यहाँ तक हम समझ गए सर, अर्थ में मुझे इतना ही समझना था, यही सवाल आता है। हम कहे कि ठीक है, ओके, हम आगे क्लास करेंगे। हाँ, तो और कर देंगे, हम दूसरा कल आके कर देंगे, जो जिसको नहीं समझ में आएगा तो और कर देंगे, उसको हमको क्या लगता है? हाँ, नहीं, अधूरा कुछ नहीं रह गया। नहीं, ऑफलाइन वाला लड़का बड़ा संतुष्ट था, कहा कि पूरा समझ में आ गया सर। तो हो सकता है ऑनलाइन वाले को उस समय शायद प्रसारण रुक गया होगा या कुछ हो गया होगा, तो हम कर देंगे दोबारा, उसमें क्या लगा हुआ। ऑन नहीं, ऑफलाइन वाला तो बहुत संतुष्ट था, बोला कि सर हो गया, बहुत अच्छा, हम क्वेश्चन कर लेंगे। और कोई बात नहीं मैम, ठीक है। इसको लिख लीजिए। गामा सेल में कहाँ लिखे हैं? गामा सेल, सोमा, सोमेटो एस्टोरिन है। STRO होगा, RON, SOMATOASTRONIN है, NIN, सोमेटो एस्टोरिन, है कि नहीं?
और ये तीनों के तीनों क्या है बताइए? हार्मोन। अब मिस नहीं करना है। अब देखिए, अब आगे बताऊंगा ग्लूकागोन का क्या काम है, इंसुलिन का क्या काम है। इंसुलिन मेन है। ये दोनों याद रहे या ना रहे? क्या याद रहना जरूरी है? ऐसे ही तीनों याद रहे तो ज्यादा बेटर है। इंसुलिन किस में काम देगा? यही डायबिटीज नहीं होने देता है कि नहीं? यानी यह शरीर में किसका ऑपोजिट काम करेगा? ग्लूकोज के। जस्ट किसके ऑपोजिट काम करेगा? ग्लूकोज के। यानी कि हाँ तो मैं फिर हाँ फिर ग्लूकोज। अरे भाई बहुत अच्छा बात बताए। अभी अच्छे तुम कहोगे कि ग्लूका ये कहते हैं ग्लाइकोजन जिसको कहते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में जो रिजर्व फूड होता है, तो उसका तुम कहोगे कि उसका सर यूज कब करता होगा मानव? तो जिस समय मनुष्य जो है भूखे की स्थिति में रहता है, या भूख जिस समय वो क्या कहते हैं कि स्टार्व की स्थिति में जाता है, यानी कि भूख हड़ताल करता है या एक दिन उपवास रखता है, तो उसको शरीर की एनर्जी कहाँ से मिलती है पता है? इसी इसी रीस्टोर फोर्स माने जो रिजर्व फूड होता है, उसी को ग्लाइकोजन को फिर से किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। यानी किसको कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। और जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है तो उसे एनर्जी मिल जाएगा कि नहीं? हाँ। तो इसीलिए देखो देखते होंगे जो रिजर्व फूड है ना, तो उपवास करने कोई वाले कोई स्थिति को देख, जो उपवास करता है उसको कभी फैट बाहर नहीं आता है, या फिर वो हेल्दी रहता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैट बना है या एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहा है वो खर्च हो जाता है। समझ में आ गया? तो उपवास के समय में यही रिस्टोरिंग फॉर। हाँ और क्वेश्चन करना है? बढ़िया क्वेश्चन किया हो। डेढ़ 2 घंटा लगता है? कौन कर दिया है तुमको? हाँ वो स्टमक में होता है, ये स्टमक के केस में होता है। हाँ इंस्टेंट एनर्जी पानी नहीं, वो फिर गलत बात बोल रहे हो। पानी लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं, जैसे ग्लूकोज लेते हैं। तो ग्लूकोज देखो एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछे। जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, वह पच के 4 से 5 घंटा के बाद तब किस फॉर्म में आता है? ग्लूकोज में। और तुम जो लेते हैं ग्लूकोज डी, वह डायरेक्ट किस फॉर्म में लेते हो? ग्लूकोज में। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट बनने में 4-5 घंटा प्रोसेस लगा, तब ना ग्लूकोज बना, और तब ना तुमको शरीर का एनर्जी मिला। और डायरेक्ट जो लिक्विड में हम लेते हैं ग्लूकोज डी, वो तो ऑलरेडी ग्लूकोज में कन्वर्ट है, वह डायरेक्ट एनर्जी मिल जाता है। नहीं समझे? समझा कि नहीं? सुनो बताओ। अरे बड़ा अरे पेटवा में स्टोर छोड़ो ना, तुमको ग्लूकोज लेते हो, ग्लूकोज डी देखे हो कि नहीं? हाँ पीता है तो तुरंत कैसे एनर्जी आ जाता है? वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। फिर तू सुबह यही ला तोरा बहुत समझाया है, फिर तू वही गलती कर रहे हो। पेट में जो लीवर में, पेट में भी नहीं, लीवर में जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं। हाँ हाँ तो वही तो समझा रहा हूँ। इंस्टेंट एनर्जी जो हम लेते हैं ना, वह हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट ना, ग्लूकोज तो डायरेक्ट वो इंस्टेंट एनर्जी के एक मान। इंस्टेंट एनर्जी तुमको तुरंत चाहिए कि अभी अभी तुरंत मुझे कमजोरी है और मुझे तुरंत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो तुमको हम लिक्विड पिलाएंगे। कौन सा लिक्विड पिलाएंगे? ग्लूकोज डी। इलेक्ट्रिक। फिर इलेक्ट्रिक दूसरा चीज हो जाता है, उससे एनर्जी नहीं मिलेगा। ग्लूकोज डी। इलेक्ट्रिक पाउडर दूसरा चीज है। इलेक्ट्रिक उस चीज के लिए, एनर्जी के लिए नहीं है। ये भ्रम, ओआरएस का घोल ये सब एनर्जी के लिए नहीं है।
ये बहुत बड़ा बेवकूफी वाला बात बोल रहे हो, इसमें तो आप मेरा भी नाम हंसवाओगे। ग्लूकोज डी होता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए, उसमें इलेक्ट्रिक पाउडर दूसरा फॉर्म में काम करते हैं, जैसे वोमिटिंग हो गया या डिहाइड्रेशन हो गया है या फिर तुमको लूज मोशन हो गया है, तो उसमें ओआरएस का घोल पिलाया जाता है कि नहीं। अब तुमको कहीं अगर खेल कूद के आए हो या अभी उसको रनिंग करके आए हो और उस समय आदमी थका हुआ है, तो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज डी दिया जाता है, ओआरएस का घोल नहीं दिया जाता, और ना उसको ये चीज के लिए दिया जाता है कि नहीं। अब पेट खराब होता है तो उसमें थोड़ी ग्लूकोज डी पीना शुरू लोग कर देता है, वो और खराब कर देगा, है कि नहीं। उसको ओआरएस का घोल दिया जाता है, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। हम्म। पेट में जाने के बाद वह किस फॉर्म में गया, ग्लूकोज। और तुमको हम डाइजेशन में अभी तुरंत ना बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, इट मींस टोटल डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो हम ग्लूकोज जो दे रहे हैं वह कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट डाइजेस्ट फॉर्म दे रहे हैं। अवशोषण, अब आया तो रास्ते पर, यही यही होता है विली विली संरचना में। हाँ हाँ, इंस्टेंट में लिक्विड को जाने में ज्यादा समय लगता है। जैसे तुम्हारे शरीर में कोई लिक्विड लिए, तो लिक्विड लोगे तो वहां तक जाने में थोड़ी ज्यादा समय थोड़ी लगता है। दूध को पढ़ने में समय लगता है, दूध अलग चीज हो गया, हाँ लिक्विड है, लेकिन वो ग्लूकोज नहीं है, वो लैक्टोज के फॉर्म में है, समझे। वो लैक्टोज के फॉर्म में है, नॉट ग्लूकोज के फॉर्म में है। जितना भी दूध का आइटम है वो लैक्टोज के फॉर्म में है। लैक्टोज से एनर्जी तो मिलती है, बिल्कुल सही है, लेकिन वह तुरंत इंस्टेंट एनर्जी नहीं देगा। जैसे चॉकलेट खा लोगे तुरंत एनर्जी नहीं महसूस करेगा, कुछ देर के बाद तुम महसूस करोगे। जैसे डार्क चॉकलेट खाना चाहिए, लेकिन डार्क चॉकलेट खाओगे तो ऐसा थोड़ी कि तुरंत एनर्जी आएगा, उसको उसका असर 15-20 मिनट के बाद दिखना शुरू हो। डार्क चॉकलेट खाना भी चाहिए, चॉकलेट में तो डार्क चॉकलेट है कि नहीं, तो वो लैक्टोज के फॉर्म है। और भी कंफ्यूजन, तुम क्वेश्चन कहां से लाते हो, इस सबसे एकदम पूरा व्यवहारिक सवाल लाते हो। हम तो खैर पढ़ाने का अनुभव है इतना दिन से, तो दूसरा टीचर नहीं सीख पाएगा, क्योंकि ये किताब में तो कहीं मिलता नहीं है, सब क्वेश्चन का सलूशन नहीं है। बहुत सही जगह आए हो, क्वेश्चन पूछने में कोई ये नहीं है। हाँ डेली लाइफ से खूब पूछो, हमको जानते हो, हम क्वेश्चन से भागते नहीं है। हमको नहीं आएगा तो हम दोबारा रिसर्च करके तुमको बताएंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन अच्छा लगता है, व्यवहारिक क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ तो बताओ और क्वेश्चन करो। हाँ डायबिटीज में बताओ। हाँ फिर ग्लूकोज, हाँ एक्सेसिव ग्लूकोज एज ए फॉर्म ग्लाइकोजन, उसको सिर्फ ग्लूकोज मत कहना, वो बहुत बड़ा रॉन्ग चीज हो जाएगी। कन्वर्ट करके तब स्टोर करता है, हाँ वो रिजर्व फूड उसको कहेंगे। अरे भाई तो उसका कुछ क्षमता होगा ना, हमारे कुछ रिजर्व करने की भी कुछ क्षमता होगी कि नहीं। और उस रिजर्व से भी ज्यादा तुम फूड लोगे तो अंत में क्या करेगा भैया, हमारे यहाँ पर अब स्टोरेज हाउस नहीं है, जाओ बीमारी करो तुम अपना, समझ रहे हो। वो स्टोरे करने लायक नहीं स्टोर करके रखेगा। जैसे तुम्हारा ये बैग है, सुन लो एक सेकंड, इस बैग में कितना किताब बैठेगा, मोटा मोटी 3-4 किताब, मोटी मोटी किताब। तुमको कहेंगे कि 10 किताब इसमें से इसमें डालो, बैग फट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एकदम जबरदस्ती करोगे तो 4, 5वें में या तो बैग फट जाएगा या किताब फट जाएगी, यही ना होगा। 5 एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, 5 एक्स्ट्रा ऐब ही ना करेगा, बाहर जाएगा, तो वहीं तो घाटा कर रहा है, नहीं समझे। उसका एक फॉर्म थोड़ी होता है कि चीनी खाने से ही हो जाता है, ये कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट जिस चीज में पाया जाता है वह सब कुछ घाटे का है, सिर्फ चीनी ही नहीं। आलू खाओगे घाटा है, चावल खाओगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। अरे भाई
कौन कहता है कि एक्सेसिव हम खाते हैं या ना खाते हैं, वो शरीर का अपना डिमांड होता है। यहाँ तो ठूस ठूस के अगर मिल जाए तो लोग खा लेगा और भी। वो तो दिल है कि मानता नहीं, लेकिन शरीर को जितना जरूरी है, दिल है कि मोर मांगता है कि नहीं? उसका अब जितना हम तुमको, एक सेकंड, न्यूट्रिशन में हम बताएंगे, न्यूट्रिशन चैप्टर है ना, उसमें बताएंगे कितना खाना चाहिए। हम उस उतना खाना तुमको दे दोगे तो तुम तक कहोगे कि 3 दिन में भाग जाओगे यहाँ से। अगर तुमको डाइट कर दिया जाए कि इतने ही डाइट दिया जाएगा, इतना ही खा के तुमको रहना है, तुमको यही पढ़ना है, कहेगा कि कोचिंग में पैसा डूबो चाहे नहीं भैया, पढ़ाई हो या न, पहले घरे भागो, पेट भर नहीं रहा है तो पहले तो अपना कंट्रोल कर लो। ठूस ठूस के खा रहे हैं, उसके लिए इसके लिए जिम्मेवार हम नहीं है, घर वाले हैं, मम्मी जिम्मेवार है। हालांकि वो ममता में खिला रही है कि जितना ज्यादा खिलाएंगे बच्चा उतना ताकतवर होगा, लेकिन जो पढ़ी लिखी महिला है वो रियल में डाइट, अगर कहाँ डाइट का प्लान ही नहीं है हमारे पास में। इंडिया को बंधुए की राजधानी कहा जाता है। जीएस का क्वेश्चन का ये बहुत अच्छा, क्यों होता है मधुमेह? थोड़ा सा भी अगर भूख लगी, चलो चाट पकौड़ा खाते हैं, समोसा खाते हैं, सब तो वही चीज खा रहे हो जो मधुमेह को बढ़ाने वाला एलिमेंट है। समोसा खा रहे हो, आलू है, क्या है उसमें? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। समोसा खा रहे हो, तला हुआ तेल, बस ये चीज क्या है उसमें? फैट ही तो है, अनसैचुरेटेड फैट है। कहाँ जाएगा? ओवरवेटेड हो गए। अरे फल दूसरा चीज होता, फल में बताऊंगा, फल में सिर्फ डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, उसमें फ्रैक्टोज पाया जाता है, और फ्रैक्टोज घाटा नहीं करता है। फल जो है, और फल कब घाटा करेगा? सेव जो होता है ना, मैलिक एसिड पाया जाता है। एसिड कभी भी खाली पेट में नहीं खा रहे तुम, खाली पेट खा के कोई भी खाना नहीं चाहिए खाली पेट में। बहुत लोग खाते हैं कि बीमारी हो ले, सुबह सुबह उठ कर उसको दे देगा सेब खाने के लिए, अरे वो अल्सर हो जाएगा, मर जाएगा। और सेब हमेशा खाना खाने के बाद खाओ, तब देखो कि कितने चेहरे पर ताजगी आती है। सुबह खाओ चाहे शाम खाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमेशा खाना खाने के बाद खाओ। रात में खा लोगे तो और अच्छी बात है। दूध आएगा खाली पेट, आधा लीटर घकोर जाएगा, कहेगा कि भाई हमारा एकदम बहुत शक्तिशाली बने के है। सबसे ज्यादा बेवकूफ है उसका पेट खराब हो जाएगा। अब आधा लीटर खाने का नहीं है, स्वस्थ मनुष्य को सिर्फ 200 ml दूध पीना है। घरे जाएगा तो 1 लीटर जब तक दूध नहीं पिएगा तब तक कहेगा कि पहलवान कैसे बनेंगे। अरे भैया जितना शरीर का जरूरत है उतना ही दो ना। ऑलरेडी आधा लीटर दूध पी रहे हो तो तू तो 300 ml ज्यादा ले रहे हो ना, शरीर को दे रहे हो। कहाँ जाएगा शरीर? तो ना कहीं तो फेंकेगा नहीं ना। फिजिकल वर्क कर नहीं रहे हो, बैठने वाला काम कर रहे हो, खाना ठूस ठूस के खा रहे हो, कहाँ जाएगा शरीर? तो पर असर होगा ही ना। आ? नहीं, मैं कार्बोहाइड्रेट ढंग से खाइए, आप प्रोटीन से युक्त खाना खाइए ना भाई, दाल खूब खाइए, आपके शरीर पर कोई असर नहीं होगा। एक्सेसिव प्रोटीन भी नहीं, कोई भी एक्सेसिव कोई चीज गलत होता है, लेकिन प्रोटीन में होगा कि एक्चुअली के प्रोटीन में कोई फैट तो नहीं बनेगा। फैट बनेगा क्या? पहले जमाने का लोग, हाँ, कौन? प्रोटीन, एक्सेसिव प्रोटीन के बारे में क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से बीमारी तो होती है, एक्सेसिव कोई भी चीज खराब होता है उसका। सारा कार्बोहाइड्रेट भी करेगा, प्रोटीन भी करता है, लास्ट में जो है ना तब फैटे में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल सही बात बोले। कई लोगों को ये कंसेप्ट भी पता नहीं है, ये जो ग्लाइकोजन है ना, लास्ट में बहुत दिन तक स्टोर रह जाएगा, या और ज्यादा करते रहोगे तो अंत में फैट में स्टोर कर देता है। सेम चीज प्रोटीन में होता है। प्रोटीन कहता है कि एमिनो एसिड बनता है तो खूब प्रोटीन खाना शुरू कर दे, कई बार जो एक्स्ट्रा होता है ना उसको फिर फैट में कन्वर्ट कर देता है, लास्ट में वो फैट में ही कन्वर्ट करता है। तो सिर्फ फैट खाने से फैट नहीं बढ़ता है, कई बार ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी एक्स्ट्रा खाओगे तो भी फैट बढ़ा देगा। ये बात बिल्कुल सही है, समझ में आ गया? ये हमें लगता है कि तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो हम आज इसको ग्लाइकोजन
इंसुलिन और सोमेटोस्टेरोन के बारे में समझा देते हैं, है कि नहीं? लिख लो एकाएक ही करके। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज। नहीं, एक एक के बारे में लिखना चाहोगे तो लिख लो, नहीं तो मेन चीज तो इसका है, इंसुलिन। इंसुलिन ये परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण। इसको कहोगे तो थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, लिखो नहीं, परीक्षा में आता नहीं है। ग्लूकागॉन क्या करता है जानते हो? ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है कि जो भी ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड मटेरियल को बनाना। जैसे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई भी मटेरियल होगा ना, उसको इनहांस करने का कोशिश करेगा। ये हार्मोन्स किसको बनाने में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निकालता है? कार्बोहाइड्रेट को, उसको इनहांस करेगा। हाँ, कई कई बार होता है कि प्रोटीन तुम खाते हो और शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, तो प्रोटीन को कन्वर्ट किस में कर देगा? कार्बोहाइड्रेट में। ये कौन काम करेगा? ग्लूकागॉन। तो इसका मेन काम है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और सोमेटोस्टेरोन जो होता है ना, यह होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो है संचालित करने का काम करता है, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है? गाइडलाइन करता है। मेटाबॉलिक उपापचय, जैसे कि तुम खाना खाते हो ना, पूर्णतः पाचन हो गया, शरीर सॉलिड है, इसका मतलब है कि तुम्हारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है बहुत बढ़िया है। और मेरा तोद निकल रहा है उम्र के साथ, इसका मतलब क्या हो गया? मेटाबॉलिक प्रोसेस मेरा सही नहीं है, 100% नहीं। उपापचय इसको क्रिया कहते हैं, है कि नहीं? तो सोमेटोस्टेरोन क्या करेगा? मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। और ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। और ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का जस्ट विरोधी होता है। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा हार्मोन एक दूसरे के विरोधी है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन एक दूसरे के अपोजिट हो गया, एक ही में निकल रहा है, इसके बावजूद भी अपोजिट नेचर है। मजा आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन अभी बनेगा नहीं। अगर इस टाइप का बन गया और तुम लोग इतना अगर तुम्हारा नॉलेज है तो फिर तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेन चीज हमको पढ़ना है ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। अब देखो ट्रिप्सिन, इंसुलिन क्या करेगा कि इंसुलिन जो है जनरली एक्चुअली क्या करता है कि यह जो है जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा को कम करने का कोशिश करता है। यानी कि शरीर में मधुमेह की मात्रा को, जो मधुमेह होता है उसको यह डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उसको मधुमेह नहीं होने देता है। स्टॉप द डिजीजेज ऑफ क्या कहते हैं उसको, डायबिटीज इन ह्यूमन, रिस्ट्रेन्ड बाय इंसुलिन। बस इतना ही इसका फंक्शन है, और कुछ नहीं लिखना है। भाषा में लिखना चाहोगे तो लिख लो, और नहीं तो भाषा में लिखने का कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ फंक्शन हमको ध्यान में रहेगा। पीटी में आता है, मेंस में तो आता नहीं है। अब देखो ट्रिप्सिन, पहला क्या क्या है? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन का मतलब क्या होता है? किसका डाइजेशन करेगा? हाँ, सुबह बोल चुका हूं ना, कार्बोहाइड्रेट का तो वो नहीं करेगा। ये करेगा, प्रोटीन कन्वर्ट हुआ था स्टमक में पेप्टोन और पेप्टाइड्स में, याद है कि भूल गया? आता पेप्टोन और पेप्टाइड्स है ना, पेप्टोन और पेप्टाइड्स को यही ट्रिप्सिन किसमें कन्वर्ट कर देगा? गुड। यह प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड। और जैसी एमिनो एसिड हो गया इट मींस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। शुरू में पढ़ाए थे, याद करो। अब देखो यहां से क्या निकलेगा? एमाइलेज को ए एम भी लिख जाता है कई जगह पर, MYLASE एमाइलेज भी कहा जाता है कि नहीं? तो
एएम से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहां देखो, ये एमाइलेज किसको बदलेगा? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट वहां किसमें बट मैंने डाइजेशन हो गया था 70% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में। हाँ माल्टोज, तो यह माल्टोज किसमें कन्वर्ट होगा? माल्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, हाँ गुड। अब ग्लूकोज में हो गया। हाँ, माल्टोज किसमें कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जो है किसका अंतिम रूप से डाइजेशन हम बताए थे? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। अब देखो तीसरा लास्ट में कौन बच गया? बोलस। बोलस कहां से सीख लिया तुम? बोलस तो मुख में बनता है। मुख में हाफ डाइजेस्ट जो पार्ट था ना, वो बिल्कुल जो 70% ऑफ दी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट का पाचन नहीं और प्रोटीन का पाचन नहीं, कंबाइंड फॉर्म में क्या कहेंगे? बोलस। तब बोलस में वो जो फॉर्म बदलता था वो कंबाइंड रूप में बोलस कहा जाता था। लेकिन प्रोटीन किस में बदल उस समय कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता था? माल्टोज में। तो माल्टोज कन्वर्ट किस में हो गया? ग्लूकोज में। द टोटल डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब देखो लास्ट में कौन बच गया? हाँ, उसी को माल्टोज कहा जाता है। माने वो ऐसे माना जाता है कि लगभग लगभग नहीं कहते हैं कि 100% में 70% कन्वर्ट हो गया डाइजेशन का, उसी को एक टेक्निकल नेम दिया गया माल्टोज। समझ में आ गया? वो माल्टोज होता है 70% ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया? अब देखो लास्ट में कौन है? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? यहां से मैं लिख देता। लाइपेज किस में कन्वर्ट कर देता है जानते हो कि नहीं? लाइपेज करता है आपको, नहीं, लाइपेज आपको कर देता है, सुनो, फैटी एसिड है, फैटी लास्ट में एक एक को वही तो बच गया है, फैटी एसिड। हाँ, ये फैटी एसिड है और ये 90 से 95% तक डाइजेशन हो गया है। पीछे कल सुबह बताया हूं। तो यह फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में। और यह ग्लिसरॉल किसका ग्लिसरॉल किसका पूर्ण रूप से डाइजेशन है? फैट का या लिपिड्स का? पाचन हो गया, सब जगह पाचन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? विटामिन मिनरल्स का चर्चा ही नहीं होता है। मेजर फूड पार्टिकल शुरू में बताए थे डाइजेशन का पहला ही चैप्टर में, यह मेजर पार्ट ऑफ द फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है। मिनरल्स और ये सब चीजें होते हैं ना, वो उनका सिर्फ डिफ्यूजन होता है ब्लड में, है कि नहीं? वह मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आता है, एनर्जी देने का काम नहीं करता है। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होता है, एनर्जी देने का काम इन सबको नहीं है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसी में ऐड कर देता हूं। हाँ लिख लो, लिख। हो गया। अब देखिए, एक हम लोगों ने ऐसे ऐसे बनाए थे स्मॉल इंस्टेटाइन का, और पहला का भाग क्या बताए थे? लेकिन यहां तक से यहां तक मान लेता हूं। तो ये कौन सा भाग था? यहां पर जो ये लीवर है, और ये कहा था? पेनक्रियाज था। और यहां तक, वहां तक नहीं, एक से यहां तक मान लो कि क्या है? ड्यूडेनम का पार्ट है, लिखे थे। और यहां यहां से यहां तक के पार्ट को मान ले लिए,
यहां से यहां तक के पार्ट को क्या मान लिए थे? जुजेनम। और यहां से यहां के पार्ट को हमने क्या कहा था? इलियम। ये हम कहे थे, कहे थे कि नहीं? तो डुडेनम के पार्ट में ये पूरा काम खत्म कर चुके हैं। इसमें से कौन कौन सा निकला है, सब पार्ट काम खत्म कर चुके हैं। तो अब कहेंगे कि ड्यूडेनम के पार्ट में हुआ क्या है एक्चुअली। गुड, एक्सलेंट, समझ रहे हो। कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ मेजर पार्ट ऑफ फूड। मेजर पार्ट ऑफ, यानी कि मेजर पार्ट ऑफ द फूड क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है कि नहीं? लेकिन जुजेनम में क्या होता है? जब कहेगा कि भोजन का पूर्ण रूप से कंप्लीट पाचन कहां हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? तो डुडेनम, याद करो के रखोगे, सी टाइप स्ट्रक्चर है। इसी से जुड़ा हुआ कौन है? लीवर और पेनक्रियाज है। दिमाग में बैठा कि नहीं? जुजेनम का कोई काम नहीं है। जो जो एब्जॉर्ब, जो डाइजेस्ट फूड है ना, उसको क्या काम कर देता है? ये काम चोर है, काम नहीं करना चाहता है, तो ये आगे की ओर क्या कर देता है? सिर्फ पुश आउट कर देता है। इसका कोई काम नहीं है। ये क्या कर देता है? पुश आउट। क्या हुआ जुजेनम का? जु, नहीं, इसको अलग इसलिए कर दिया ना, ड्यूडेनम जो है यहां पर जो डाइजेस्टिव पार्ट है ना, तो जैसे जैसे आता है ना अंश, तो इस अंश को बीच में कोई एक मध्यस्थ होना चाहिए ना। एक ही बार अगर पूरा दे देगा तो अवशोषण सही से हो पाएगा नहीं। तो जैसे जैसे आता है ना, उसी तरह से इसको पुश आउट आगे करता रहता है। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ इसका मेन काम क्या है? आगे के पुश आउट करके फॉरवर्ड कर देना, आगे की ओर बढ़ा देना। कौन? जो डाइजेस्ट पार्ट है, इसका सिर्फ ये काम करता है। तो पुश आउट करने का काम जो आगे भविष्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ओशोफेगस बताए थे, जो प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस करता है। यह प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस किस रूप में करता है? यह प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस करता है कंसंट्रेशन एंड, एक तो कंसंट्रेशन करेगा, संकुचन करेगा, और ये क्या करेगा? नहीं समझे? एक बार कंसंट्रेशन करता है, ओशियोफेगस पढ़ाए थे, जो प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस होता है। सही से ध्यान करके पढ़ोगे तब ना पता रहेगा। ओशियोफेगस बोले थे, प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस होता है, इसमें कंसंट्रेशन होता है और रिलैक्स होता है। दो चीज बताए थे, कंसंट्रेशन और रिलैक्स। इट मीन सेम प्रोसेस, लगभग लगभग वही होता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत टफ सवाल बनाएगा, बहुत सब टफ बनाएगा, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ बनाना होगा। तो कहेगा कि जिजेनम जस्ट लाइक ए वर्क एज ए, नॉट सिमिलर बट ए सिमिलर एज ए लाइक ए जुजेन। सेम जो वो प्रोसेस करता है, वो उसी ढंग का प्रोसेस कौन करता है? क्या ओगेसियोफेगस बहुत ज्यादा काम करता है? कोई नहीं काम करता है, सिर्फ कंसंट्रेशन माने वो कंट्रोल करके भोजन को स्टमक तक पहुंचाता है। सेम काम वो कौन काम करता है? जुजेनम किसको काम? जुजेनम वही काम यहां कर रहा है। समझ में आ गया? मेन काम यहां होता है किसमें? इलियम। या तो ये काम यहां होगा और नहीं तो मेन काम कहां होगा? इलियम में होगा। क्योंकि इलियम में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है? बिलीव, ये थोड़ा ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ऐसे इसके दोनों सतहों पर उभार टाइप का संरचना होता है। इसको कौन सा संरचना कहा जाता है? पीली संरचना पाया जाता है। पीली, हाँ, चूसता नहीं। ये जो भोजन का न्यूट्रिशन का जो पार्ट होता है, वह न्यूट्रिशन को पार्ट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। रसांकुर इसको कहते हैं।
आंत बोलते हैं। वो गुर्दा दूसरा चीज है, गुर्दा फेफड़ा ये सब अलग चीज हो। लीवर को ही कई लोग जो होता है गांव देहात की भाषा में। तो ये जो है ना, ये सारी की सारी चीजें, यानी कि न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? बिली में। न्यूट्रिशन कौन 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 कौन? अब तुम बताओ। फैट 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 करा है। हाँ, एमिनो एसिड है। दूसरा बताओ। और तीसरा ग्लिसरॉल। ये तीनों का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? इस पोर्शन में। समझ में आ गया? एब्जॉर्प्शन का मेन काम कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? बिली में। हाँ, एब्जॉर्प्शन पार्ट है, लेकिन कौन पार्ट में? लिख लो इसके बारे में। द मेन कंपोनेंट या मेन न्यूट्रिशन पार्ट एज फॉर एमिनो एसिड, ग्लूकोज and glycerol absorbed in ileum part of a small intestine with the help of villi structure, VILLI, villi structure। समझ में आ गया? अब स्मॉल इंस्टेटाइन खल्लास होगी। अब हम आते हैं लार्ज इंस्टेटाइन। लार्ज इंस्टेटाइन में कौन सा पार्ट होता है? लार्ज इंस्टेटाइन कितना लंबा होता है तुम बताओ? हाँ माने, लेकिन इसका डायमीटर ज्यादा होता है। डायमीटर होता है 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। सॉरी, इंच होता है। ये इंच होता है, सेंटीमीटर नहीं, ये इंच। और वो कितना इंच होता है? 1 इंच नहीं, 1 इंच। 1 से लेकर 1.5 इंच तक होता है। ये इंच होता है, ये याद रखिएगा। लंबाई कितना होगा? 6 मीटर उसका होता है, 6 से लेकर 6.25। इसका कितना होगा? 3 मीटर नहीं होगा, थोड़ा और गेस। कंफर्म? तुम्हारा हम चेक कर रहे थे कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर जा रहे हो। ये एक्चुअली जो होता है 3 से 3.25 मीटर हो। 3 से 3.25 ये मीटर होता है। ये लेंथ होता है। और वो कितना होता है स्मॉल इंस्टेटाइन? तो सीधे 2 गुना के लगभग करीब है कि नहीं लंबाई में? जबकि व्यास में क्या होता है? 3 गुनी कम होता है। कौन? स्मॉल इंस्टेटाइन का। स्मॉल इंस्टेटाइन में 1 ही इंच ना होता है। इसमें कितना होता है? 3.5। मैंने ऑन एवरेज मानोगे तो 3 हो गया, तो 3 गुनी कम हो गया कि नहीं उसका स्मॉल इंस्टेटाइन का। वही करना चाह रहा हूं। जाता है वो स्मॉल इंस्टेटाइन के केस में होता है। यही छोटी आंत जो है ना, कई बार उलझ जाता है, क्योंकि यह सबसे लंबा लेंथ ना होता है। तो ये वाला कौन है? स्मॉल इंस्टेटाइन है।
और ये क्या है जो बड़ा मोटा सा बनाए हैं? ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और इस लार्ज इंटेस्टाइन को भी इस बार कितने वर्गों में बांटेंगे? 3 पार्ट में, याद है? यहाँ कर दो यार। हाँ, उसको बंद कर दो तो। इसको पिक्चर बना लो। ये सीकम है, ये कोलोन है, ये रेक्टम है, ये एनस है कि नहीं? पहले पिक्चर बना लो तो तुरंत समझाते हैं हम तुम। हो गया? देखो, ये जो सीकम है, पहला पार्ट क्या है? ये सीकम है। सीकम जो होता है, ये ध्यान देना, यहाँ पूछा देगा स्मॉल इंस्टेटाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन थे? इलियम था, याद है? ये इलियम है। इलियम और सीकम एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और जहां इलियम और सीकम कनेक्टेड होता है, वहीं पर क्या पाया जाता है? ये रेड सा दिखाया गया है, अपेंडिक्स होता है। यह एक प्रकार का क्या है? वेस्टाइल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स ग्लैंड थोड़ी है, अपेंडिक्स होता है कि नहीं? इसको वेस्टिकल ऑर्गन कहा जाता है, यानी कि अवशेषी अंग। अब इसकी हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं है, इसलिए कई बार क्या होता है कि कई बार अपेंडिक्स में लोगों को सूजन आ जाता है, कुछ चीज फंस जाता है तो सूजन आ जाता है, तो उसको काट के डॉक्टर क्या कर देता है? ऑपरेशन करके बाहर कर देता है। शरीर पर कोई असर होता है क्या? मर सकता है, इसमें पॉइजन हो जाता है, हल्का में नहीं लेना चाहिए। इसमें क्यों सड़ता क्यों है जानते हो? इसमें एक्चुअली कई बार अन्न के जो दाने होते हैं, जो अन्न का दाने थोड़ी हो, तो वेस्ट मटेरियल के रूप में इसमें इंटर करता होगा, और वो जब इंटर करेगा तो उस चीज़ को क्या करेगा? सड़ा देगा, रोस्टेट कर देगा, यही सड़ना शुरू हो जाता है। और ये एक प्रकार का जो है मवाद शुरू होना चाहता है, जो एक तरह से पॉइजनस है। और एक बार यहीं जब फट जाएगा तो शरीर में पूरा ना फैल जाएगा, इसमें आदमी को मौत होने की अब संभावना है। इसको ये हमारे लिए अब जरूरी नहीं। ये क्यों होता था कि पहले हमारे पूर्वज जो थे वह कहीं ना कहीं कौन थे? बंदर थे, या कोई ना कोई जानवर रहे होंगे, जो डायरेक्ट रूप से सेलुलोज लेते होंगे, और सेलुलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत होती है। इसलिए सेलुलोज जो एक प्रकार सब्सटेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट का कई फॉर्म होता है कि नहीं? उसमें जो फॉर्म होता है जो बहुत आसानी से पचता नहीं है, गाय भैंस पचा लेता है कि उसमें उसमें क्षमता होती है उसको पचाने के, लेकिन हमारे मानव शरीर में सेलुलोज को पचाने की क्षमता है क्या? तुमको दे देंगे सेलुलोज, नहीं जानते हो? ये भगवान करे। सेलुलोज जो होता है, जैसे कि कोई हरी पत्ती जो होता है, हरी पत्ती का मतलब साग सब्जी वाली नहीं। जैसे कि कोई बहुत हार्ड चीज होता है, जैसे आप देखते होंगे आम का पेड़ का, आम का जो पत्ता होता है वो कितना हार्ड होता है। उसको एक देखते होंगे कि उसमें कोई गौट बकरी जो है खा लेती है और पचा लेती है। क्या उस आम के पत्ता को, हार्ड पत्ता को खाकर मनुष्य को कहे कि तुम जिंदा रह जाओगे, जिंदा रह जाएगा? नहीं ना रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि उसको कोई पचाने वाला कोई चीजें हमारे शरीर के अंदर नहीं है। अच्छे, उसको पचाने के लिए कौन कौन चीज होना चाहिए था? अपेंडिक्स, जो प्रॉपर ढंग से काम अब नहीं कर रहा है, अब प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है। माल पशु में यही चीज बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए वो पचा लेता है। समझ में आ गया? यही चीज है, क्योंकि हम तो अब उस रूप से इस्तेमाल करते नहीं है भोजन में, तो इसको शरीर से बाहर निकाल देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इसलिए डॉक्टर इसको काट के निकाल देता है, कोई दिक्कत नहीं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और इससे कोई घाटा होने होने वाला है नहीं। तो इससे किससे कनेक्टेड होता है? सिकम और इनियम के ज्वाइंट पर होता है। और इसी में कई बार क्या हो जाता है, अब बना लो, ये वहां बना लो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
लेकिन ये सीकम को सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसके ज्वाइंट पर है और इससे जुड़ा हुआ कौन है, अपेंडिक्स है। सीकम का बहुत ज्यादा काम नहीं है, मेन आपको याद रखना है कोलोन। कोलोन में ही किस चीज का होता है अवशोषण, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, लिख लो, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो तुमसे पूछेगा, एक क्वेश्चन बार बार नहीं पूछता है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, आंत के किस भाग में, तो बड़ी आंत में, तो सोझे सिर्फ बड़ी आंत लेते ले, बड़ी आंत के किस भाग में, इसी कोलोन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। अब कोलोन में क्या होता है, एक चीज जानते होगा, इसी में पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोली बैक्टीरिया, ई कोली बैक्टीरिया पाया जाता है। वो जैविक और अजैविक संबंध बताता हूँ, वो यहाँ नहीं पाया जाता, वो सिम्बोटिक रिलेशन तुम करना चाह रहे हो लेकिन तुम गलत कर रहे हो, उसको कहते हैं सिम्बोटिक रिलेशन, सिम्बोटिक रिलेशन हो। इस कोलोन में एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है शरीर के अंदर, जिसे कौन सा बैक्टीरिया कहा जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। पूछेगा, इसी ई कोलाई बैक्टीरिया के नाम पर इसका नाम कोलोन पड़ा है। तो तुमसे पूछेगा कि विच पार्ट ऑफ द इंस्टेटाइन नेम्ड बाय ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया, कौन होगा, कोलोन। इसी को ई कोलोन बैक्टीरिया के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, कोलोन पड़ा है। और इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है कि घाटा के लिए है, फायदेमंद है, माने हमको भी जय जय और तुम्हारी भी जय जय, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिससे हमको भी लाभ है उसको भी लाभ है, उसको भोजन मिल जाता है और उसके बदले में हमें बहुत कुछ चीजें भी दे देते। जब ऐसे बैक्टीरिया के साथ ऐसा रिलेशन हो जिसमें किसी को घाटा नहीं हो, दोनों को फायदा ही फायदा हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाता है, सिम्बोटिक रिलेशन कहा जाता है। सिम्बोटिक रिलेशन इज टाइप ऑफ रिलेशन विच हैव बोथ आर इन बेनिफिशियल सिचुएशन, यानी कि दोनों जो है फायदे की स्थिति में रहता है, किसी को घाटा नहीं होता है, उसी ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाता है, सिम्बियोटिक रिलेशन। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ हमारा कैसा संबंध है, सिम्बियोटिक रिलेशन है। और सिम्बियोटिक रिलेशन तो है, साथ ही एक चीज और ध्यान में रखना, यही ई कोलाई बैक्टीरिया सिम्बियोटिक हमको क्या फायदा भाई है, तो एक देता है विटामिन B12 का नाम सुने हो, विटामिन B12 का नाम सुने हो कि सुना, बताओ। विटामिन B12 यही निकाल के देता है भोजन से, वेस्ट मटेरियल से। ये कौन निकालता है विटामिन B12, ई कोलाई बैक्टीरिया। और क्या निकालता है जानते हो, विटामिन के, जो खून को थक्का जानवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोनों काम का चीज है कि नहीं, और एक दोनों निकाल के कौन देता है, वेस्ट मटेरियल से। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद हुआ कि नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं करता है, ये सब जब निकाल देता है तो मल में सड़न होने लगता है, तो हम उस वेस्ट मटेरियल को क्या कहा जाता है, फीस कहते हैं। जब ये सब चीजें निकाल देता है तब क्या बच जाता है, उस मल को क्या कहा जाता है, फीस, FEES, फीस। फीस का मतलब होता है ऐसा मल जो दुर्गंध देने लगता है, इसलिए हमारा मल क्या होता है, लास्ट में दुर्गंध देने लगता है कि नहीं। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, फीस कहते हैं। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, जब आप तेल मसाले वाला ज्यादा खाना खाते हो तो प्रॉपर ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ना, जो सिम्बियोटिक रिलेशन स्थापित करता है, वह प्रॉपर ढंग से विटामिन B12 और विटामिन K को अवशोषण नहीं कर पाता है। तेल मसाला वाला ज्यादा खाओगे तो ये भी हाथ खड़ा कर दे, भैया अब हमसे विटामिन K और विटामिन 12 को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब हम नहीं कर पाएंगे, अवशोषण नहीं कर पाएंगे। तब क्या होगा, ई ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, विटामिन B12 और विटामिन K। और विटामिन B12 खून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अवयव होता है, इसी की कमी से महिलाओं में एनीमिया रोग हो जाता है। जैसे
विटामिन B12 खाते हो, वही खाता है जो खून की कमी जिसको होता है। तो समझ जाओ ये विटामिन B12 और विटामिन के दोनों निकल जाएगा तो कमजोर महसूस करोगे कि नहीं। यही कारण है कि ये जब पेट खराब हो जाता है तो देह में, शरीर में दम नहीं है, लूच पूछ हो जाते हैं। कारण समझे क्यों हो गया, इसी के कारण। समझ में आ गया। इसीलिए हमारा रिलेशन जो है ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ कैसा है, सिम्बायोटिक रिलेशन। अब तुमको समझ में आ गया। यहां पर सिर्फ जल का अवशोषण ही नहीं होता है, यहां पर ई कोलाई बैक्टीरिया है। और ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, विटामिन B12 और विटामिन की को अवशोषण भी कराता है। और जब यही चीजें, जब हम तेल मसाला वजह ज्यादा करते हैं तो ये चीजें हमको क्या कर पाते हैं, सही से अवशोषण नहीं कर पाते हैं, और वही मल के रूप में त्याग नहीं पाता है। और पैखाना जो है ऑटोमेटिक जो है बिल्कुल पतले पानी की तरह बाहर निकल जाता है, कि जल का अवशोषण भी सही से नहीं कर पाएगा तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारा पेट खराब हो जाता है। बोलते हैं यार पेट खराब भी हो रहा है, कमजोरी भी हो गई, सारा चीज हो गया, के पीछे कारण कौन है, ई कोलाई बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया। तो ये किसमें घटेगा, कोलोन में। फिर कहेंगे कि यह यहां तक हो गया, ये तो थोड़ा लंबा होता है। और लास्ट में आता है कौन, सबसे छोटी पार्ट क्या है, एनस। यहां पर मल क्या होता है, स्टोर होता है। मल यहां पर स्टोर हुआ और लास्ट में क्या हो गया, क्योंकि पानी का अब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्बेशन हो गया, तो ये मल क्या होगा, थोड़ा ठोस हो जाएगा, ठोस होगा कि नहीं। और यही मल अब ज्यादा अब्जॉर्बेशन हो जाएगा तो यही बहुत सख्त हो जाता है, ये निकलने में काफी दिक्कत होता है कि नहीं। और इसके बाद यह किसके होगा, एनएस के द्वारा वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। एनएस के माध्यम से वह जो है, ये रेक्टम पार्ट कहते हैं। इसी रेक्टम पार्ट में क्या होता है, स्टोर होता है वेस्ट मटेरियल, और बाद में यह बाहर की ओर अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देता है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए। अब इसमें है कुछ नहीं बचा। अब इसमें मल का रंग पीला होगा, किसके कारण, ये सब बचा चुका है, बिलिरुबिन के कारण। हरा रंग होगा मल का तो बिलिरुबिन के कारण। समझ में आ गया। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो हम तो शायद लिखा चुके हैं। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन के कारण अच्छे। अमीन एक होता है एमिनो एंडोल, एमिनो एंडोल, इसके कारण मल जो है दुर्गंध देता है, यानी कि स्मेल बहुत बैड फीलिंग जो होता है वह होता है इससे, इसके कारण। इस तरह से पूरा का पूरा तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आनंद आया, पूरा समझ में आया कि नहीं। अब आगे चलते हैं और इस पर हम कभी टेस्ट करेंगे, लेंगे। अभी नहीं टेस्ट लेंगे क्योंकि आप अकेले हैं, तो अभी क्या टेस्ट लेंगे, लेकिन टेस्ट होगा। 2-4 लड़के हो जाते हैं तो हम टेस्ट प्रॉपर ढंग से लेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा, बता देता हूं कि आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा ग्लैंड से। आया है ना ग्लैंड कई जगह पर आज। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा ग्लैंड से, यानी कि ग्रंथि। ग्रंथि पढ़ के आइएगा, अगर नहीं भी पढ़ के आइएगा तो हम तो हैं, है कि नहीं।